नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशो त्यागी। मालदीव के जरिए भारत की घेराबंदी की साजिश रच रहे चीन को भारत ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने जहां हिंद महासागर में बसे अफ्रीकी देश मॉरिशस के अगालेगा में नई हवाई पट्टी और युद्धपोतों को रुकने लायक जेटी का निर्माण किया है, वहीं अब लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन होने जा रहा है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसैनिक अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब है कि अब जल्द ही राफेल जैसे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतर सकेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय लड़ाकू विमानों की ये गर्जना मालदीव के रास्ते चीन तक सुनाई देगी। भारत मालदीव से सटे लक्षद्वीप में नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन ऐसे समय पर करने जा रहा है जब माले में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की गोद में चले गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नौसैनिक अड्डा और मॉरिशस का अगालेगा भारत के लिए ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे अमेरिका के लिए डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डा है। डियागो गार्सिया एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जो मालदीव के ठीक नीचे है और अमेरिका ने यहां पर विशाल नौसैनिक अड्डा बना रखा है। अमेरिका ने यहां परमाणु बॉम्बर तक तैनात किया है। एक तरह से मालदीव के जरिए हिंद महासागर में पैर फैला रहे चीन की जोरदार घेरेबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। चीनी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति को भारत ने अंजाम देना शुरू कर दिया है। चीन के इशारे पर भारत को आंखें दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। भारत मालदीव से मात्र 507 किलोमीटर दूरी पर बसे लक्षद्वीप के मिनिकोय में अपने एयर और नेवल बेस आईएनएस जटायु का 6 मार्च को उद्घाटन करने जा रहा है। बता दें कि रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत का यह नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से चीन के गोद में जा बैठे मालदीव का विकल्प है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसैनिक अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब है कि अब जल्द ही राफेल जैसे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतर सकेंगे। यही नहीं, भारतीय लड़ाकू विमानों की ये गर्जना मालदीव के रास्ते चीन तक सुनाई देगी। इसका असर पूरे पश्चिमी हिंद महासागर में देखा जाएगा। ये वही इलाका है जहां पर चीन के जासूसी जहाज और युद्धपोत पहुंचते रहते हैं और ड्रैगन बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत 6 मार्च को इस नेवल बेस का उद्घाटन करने जा रहा है जो ठीक उसी समय हो रहा है जब मालदीव से भारतीय सैनिकों का पहला दल वहां से आने वाला है। मोइजू के आदेश पर भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। इससे पहले मोइजू ने चुनाव प्रचार के दौरान इन सैनिकों के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मोइजू ने भारत के साथ मालदीव की परंपरागत दोस्ती में जहर बो दिया है और अब वे चीन के इशारों पर लगातार जहर उगल रहे हैं, लेकिन भारत ने मोइजू के जहर की दवा ढूंढ लिया है। अब भारत ने लक्षद्वीप में नेवल बेस बनाया है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बौखला गए हैं। बता दें कि मोइजू ने भारत से लगती अपने देश की सीमा की 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने निगरानी प्रणाली को स्थापित करने के लिए काम शुरू करने का आदेश भी दिया है। चीन के दौरे से लौटने के बाद मोइजू ने तुर्की से बायर कतार हमलावर ड्रोन लेने का ऐलान किया है। मोइजू ने कहा कि इसके जरिए वे भारतीय सीमा से सटे मालदीव के इलाके की निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि मालदीव ने तुर्की के साथ ये करोड़ों डॉलर की ड्रोन डील ऐसे समय पर की है जब उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है। मालदीव पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। मालदीव में नई सरकार ने भारत को छोड़कर चीन के प्रति अपनी निष्ठा बना ली है, जिसे भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मालदीव का रणनीतिक महत्व उसके आकार से ज्यादा उसके लोकेशन में है। ये 960 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी रिज पर स्थित है जो हिंद महासागर के बीच में एक दीवार के रूप में काम करती है। यही वजह है कि मालदीव पर चीन की लंबे समय से नजर थी और अब चीन ने साजिश कर मालदीव पर मोइजू की सरकार बना दी है, जिसने भारत मालदीव की ऐतिहासिक दोस्ती में दरार डाल दी है। लेकिन भारत ने भी मालदीव के करीब लक्षद्वीप के मिनिकॉय में अपने एयर और नेवल बेस आईएनएस जटायु बनाकर मालदीव की मोइजू की सरकार के साथ साथ चीन को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो इसी विषय को लेकर मुद्दा में हम करेंगे चर्चा। दो विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मंजू सेठ जी आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत स्वागत आपका भी हमारे विशेष कार्यक्रम में। सर पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सर नौसेना के जटायु बेस बनने से हिंद महासागर में रणनीतिक सामरिक स्थितियां किस तरीके से कैसे बदलेंगी, क्योंकि सर मिनिकॉय जहां ये बेस बनना है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों तक फैला हुआ है। जैन ऋषु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। आईएनएस जटायु का लक्षद्वीप में एक नेवल बेस के शहर पे बनना भारत की सामरिक और सैनिक शक्ति में इजाफा आएगा और ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल यानी 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। तो हालांकि ये कदम अच्छा है, लेकिन हमें और ऐसे कदम लेने पड़ेंगे। हमें अपना रक्षा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जुलाई 2013 को मिन वीपू जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उस श्रृंखला में जंग नंबर 3 का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम सारी टाइम लाइन्स देखें, सारी सीमाएं रेखाएं देखें, तो एक तरफ जारी है 2035 के 2 फ्रंट युद्ध पे। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम.एम. नरावने जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 9 अगस्त 2023 को द प्रिंट में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 फ्रंट वॉर किसी देश के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है और ये भारत के लिए भी एक अलार्म बेल्स हैं। तो हालांकि हमारी सैनिक तैयारी अच्छी चल रही है, हालांकि लेट है, हम 30 साल चीन से पीछे हैं सैनिक शक्ति में, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सिर्फ 11 साल बचे हैं 2035 के लिए। सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। सर भारतीय नौसेना के जटायु बेस बनने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति अपने जल क्षेत्र की निगरानी की बात कर रहे हैं। सर ये तो उनका अधिकार है, हमें इससे क्यों चिंतित होना चाहिए? ऋषु जी, हमें चिंतित इसलिए होना चाहिए कि मैं आपके दर्शकों का ध्यान कुछ दशक पहले लेके जाना चाहूंगा। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जब क्यूबा जैसे छोटे से द्वीप वाले देश ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था, क्योंकि वहां पे रशिया ने, तब यूएसएसआर होता था, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू किया। तो जो भारतीय कहते हैं कि मालदीव से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम मालदीव को रातों रात कुचल देंगे, वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड में बिलीव करते हैं। अगर चीन वहां पे परमाणु हथियार तैनात करना शुरू करता है मालदीव में, तो हमारी चिंता वाली बात है। अगर हम दशकों से सुनते आए हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसकी चीन हमें समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है, चीन की प्लानिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पे पूरा नियंत्रण है और वो मालदीव के लामो अटॉल में एक सैनिक अड्डा बना रहा है, म्यांमार के खाइकुपियू द्वीप में वो सैनिक अड्डा बना रहा है। यानी कि चीन हमें समुद्री रास्ते से पूरी घेरने की तैयारी कर रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपके चैनल से, क्योंकि आपका चैनल विख्यात है और लोग रोज करोड़ों लोग देखते हैं भारत और विदेश में। जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हुए हैं। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, जो ऐसे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो कि हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के बीच में ऐसी दरारें पैदा करें, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है सर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला और मंजू सेठ जी अभी आपने सुना जे.एस. सोढ़ी जी को भी, और उन्होंने साफ तौर से इस बात पे भी यहाँ पर जोर दिया कि कदम वाकई ये भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को रक्षा बजट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि रक्षा बजट जो है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उसके साथ साथ जैसे तो कर्नल साहब ने कहा कि बहुत ही जरूरी है कि हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं,
क्योंकि चीन का तो जैसे वो तो करेंगे जो अपना करना चाहते हैं, वो तो घेरना चाहते हैं इंडिया को और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा इलाका है और सारे चारों तरफ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें वहाँ कुछ ना कुछ अपने वो इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस की और अपने बेसिस की। तो ये हमने INS जटायु का जो ये बनाया है, इसको अपग्रेड किया है नेवल बेस में, ये बहुत जरूरी था और हमें अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल ही हर कदम उठाना चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित रहे। और बजट तो बढ़ाना ही होगा क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, लेकिन और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कोई हमारे पास चारा नहीं रह गया। और क्योंकि अगर मालदीव का देखा जाए तो और कितनी आसानी से वहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं सब जगह, क्योंकि उनको अपना देश का हित भी देखना है हर देश को, और वो सोचते हैं कि हम इंडिया और चीन के बीच में जो हमारे हित में होगा हम करेंगे। और चीन का जो जैसे कहते हैं डीप पॉकेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इनको प्रभावी करने में सक्षम है हमसे ज्यादा, लेकिन साथ में हमें अपना भी वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना ही पड़ेगा सब देशों के साथ, और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना ही होगा, अदरवाइज हम लोग पीछे रह जाएंगे और चीन को एक मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर हावी होने का। लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम किसी भी जगह पर कहीं भी पीछे ना रहे, क्योंकि हर जगह आज के समय हम आगे बढ़ने का ही लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैम एक चीज और, मोइजू संप्रभुता की बात कर रहे हैं, लेकिन संप्रभुता की उनकी व्याख्या में भारत से दूरी और चीन से करीब होना है, चीन का मालदीव में मजबूत होना हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल एक चुनौती है, और जिसे हमें, और चीन का तो जैसे मैंने कहा उनकी वो कहते हैं हम वेल विद इन आवर राइट, हमें अपना देखना है हमारा कैसे सिक्योरिटी और हमारा जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है कैसे बढ़ाया जाए। और जो मोइजू सरकार को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर पाए, और पहले जो दूसरी सरकार थी वो थोड़ी उनको समझ आ गया था कि इंडिया हमारा क्लोज नेबर है, चीन तो दूर है, तो इसलिए हमें इंडिया के साथ ही अच्छा बनाना है। इंडिया ने बहुत उनकी हर मुश्किल में सहायता की है, तो वहाँ के लोग समझते हैं, वहाँ की सरकारें भी समझती हैं। और मोइजू सरकार का ये मुझे लगता है रवैया जो है इस वक्त, और उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं चीन के, और उनकी तरफ भाषा बोल रहे हैं जैसे कहते हैं, और इंडिया को कह रहे हैं आप हटिए। लेकिन उनको भी समझ आना चाहिए कि मालदीव के हित में क्या है। मालदीव के हित में है कि इंडिया के साथ हमेशा अच्छे, बिल्कुल क्लोजेस्ट नेबर है, उनके साथ अच्छे वो उनके हित में है कि अच्छे ताल्लुकात और अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें। और साथ में हमें, जैसे मैंने कहा, इंडिया को तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है नेबर ही, और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की। सारा दिन ट्रेड आता है और कहते हैं ना कि पड़ोसियों के लिए पड़ोसी ही काम आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मालदीव को ये जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। तो मालदीव की सीमा के पास अब गरजेंगे राफेल फाइटर जेट, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दो विशेष अतिथि पैनल में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सोडी सर, मालदीव के जल क्षेत्र की निगरानी चीनी उपकरण करें, जासूसी की कोशिश करें, तो हमारी तैयारी कैसी है? क्या इससे हमारे समुद्री प्रभाव में कोई कमी आएगी? विशु जी देखिए, आज की तारीख में चीन के पास दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना है, और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, चीन के नेवल डॉकयार्ड में दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि 2030 तक चीन ने 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत बनाने हैं, जिसका काम मैंने बताया दिन रात उनके नेवल डॉकयार्ड में चल रहा है। और ये उस वक्त है जब चीन की ऑलरेडी दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है। तो चीन अगर इतने बड़े एक पैमाने पे काम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई सैनिक लक्ष्य होगा, और चीन ने ये ठानी है कि 2030 तक वो अपने परमाणु हथियारों की तादाद 500 करेगा, 1000 करेगा, और 2035 तक वो 1500 करेगा। अब इतने बड़े तादाद में युद्धपोत बनाना, परमाणु पनडुब्बियां बनाना, परमाणु हथियार बनाना, ये सारी चीजें एक तरफ लेके जा रही हैं कि चीन का सैनिक लक्ष्य है। चीन के दो टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1 है उसके लिए ताइवान, और टारगेट नंबर 2 है उसके लिए अरुणाचल प्रदेश। और जैसे मैंने पहले बताया, हम सारी टाइमलाइन देखें, ये सारे दोनों युद्ध की तरफ जा रही हैं। और जो पहली लड़ाई है उसका जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। पिछले साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डॉक्टर विलियम बर्न्स ने
उन्होंने कहा 3 फरवरी को पिछले साल कि 2027 में चीन और अमेरिका का युद्ध होगा ताइवान के ऊपर। तो और पिछले साल मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवंबर के महीने में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना एक मिलिट्री पेपर रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये माना कि चीन की सैनिक ताकत अमेरिका की सैनिक ताकत से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये सारे अगर हम बिंदुओं जोड़ें तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी ऑलरेडी बजनी शुरू हो गई है। अगर हम भारत का नक्शा देखें, चाहे समुद्री रास्ते से चाहे जमीनी रास्ते से, चीन ने हमें सारे तरफ से घेर के रखा हुआ है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, चीन और पाकिस्तान तो निकाल दो, वो तो हमारे दुश्मन मुल्क है। बाकी 6 मुल्क में से सिर्फ भूटान और बांग्लादेश हैं जो अभी हमारे साथ टीके लेंगे, उनका भी झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है। बाकी 4 जो हैं वो चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, ये सारे इनका झुकाव ऑलरेडी चीन की तरफ है। तो हमारे लिए हालांकि हम अपनी सैनिक तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत सफल रहा डिफेंस सेक्टर में, लेकिन ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 11 साल का समय है। हम इस 11 साल में जितनी सैनिक शक्ति बढ़ाएंगे उतना हम अपने देश को बचा पाएंगे। और अगर हम कहें कि पाकिस्तान टूट जाएगा 4 देशों में, जैसे हमारे कई लोग बड़े खुश होकर कहते हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ना पाकिस्तान टूटेगा 4 देशों में, ना चीन कभी टूटेगा। और ये जो चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती हो रही है वो हमारे लिए और दोस्ती खतरे की घंटियां बजा रही हैं। तो इस वक्त 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला, हमें अपना रक्षा बजट में इजाफा करना होगा। दूसरा, हमें चीन के साथ व्यापार बंद करना होगा, क्योंकि जो भी हम रुपया चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, हम चीन की सेना को ताकतवर बना रहे हैं और यही सेना हमारे सैनिकों को मारे ही है या मारेगी। ये एकदम आपने यहाँ पर सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि चीन की सेना को कोई और ताकतवर नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं क्योंकि भारत के साथ जो उसके व्यापारिक संबंध हैं उनकी वजह से ही चीन की जो सेना है वो लगातार ताकतवर होती जा रही है। अगर व्यापार बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीन की सेना है वो भी कमजोर पड़ जाएगी। मंजू सेठ जी, इस पर मैं आपसे भी जवाब लेना चाहूंगी और बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया है जे सोडी जी ने। और एक और मेरा सवाल मैम आपसे है, मैम, मिनिकॉय द्वीप पर भारत का बेस बनाना ये भी संकेत है कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तैयार रहना है। मालदीव हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, अब भी कूटनीतिक हल के कुछ रास्ते बचे होंगे क्या? कूटनीतिक हल हमेशा एक विकल्प रहता है 2 देशों के बीच में, लेकिन जैसे हालात बिगड़ते अगर जाएंगे तो फिर कोई कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहती है कि कूटनीतिक हल ही निकाला जाए। और जैसे हमारे विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि हम लोग उनको उनके जो $4.5 बिलियन जो हमारा जो उनके साथ अग्रीमेंट था उनको हेल्प करने का, हमने वो भी रिलीज कर दिया। तो हमने वो बिल्कुल छोड़ा नहीं है रास्ता अपने बायलैटरल रिलेशंस और अपने, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए हमारा जो दायित्व है कह लीजिए, वो हम हमेशा, और जो रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, उनकी जो हम मदद करना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल मॉलडीव के साथ हम बना के रखना चाहेंगे। लेकिन अगर उनकी सरकार बिल्कुल भी नहीं मानेगी तो आगे चल के क्या परिणाम निकलता है वो तो उन्हीं को उसका क्या कहते हैं रिजल्ट देखना होगा, क्योंकि उनको पता है इंडिया एक बिग नेबर है। साथ में उन्होंने ये शब्द भी यूज किया, इंडिया बहुत बिग बुली है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि हम नेबर हैं, बुली क्यों करेंगे? हम आपके साथ जो हमने बायलैटरल एड है और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं हम बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं, तो ऐसे उनको शब्द बोलने नहीं चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है चीन के दबाव में आके उस किस्म के शब्द यूज कर रहे हैं। और जो हमारा अपना जो स्ट्रेंथ है हम उसको बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में जो अगर हम देखें नेबरहुड में हमारे सब जगह चीन की कोशिश यही है कि वो अपना वर्चस्व बढ़ाएं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और इंडिया के ऊपर दबाव लगातार रखें। लेकिन इंडिया को बिल्कुल समझ आना चाहिए, और ये हमारे जो छोटे नेबर्स हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये रहता था कि हम उनके बिग ब्रदर का जो हम अप्रोच है, और वो हमने बहुत दिनों से बदल दिया है। शुरू में था थोड़ा बहुत कि हम बिग ब्रदर हैं, क्योंकि हम थे बिग ब्रदर, लेकिन जो हमारे अब हम भी अपना एटीट्यूड और अपना अप्रोच बदल रहे हैं। और नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमने बिल्कुल उनको प्राइमेसी दी है सारे नेबर्स को, इंक्लूडिंग मालदीव। और अब जो उनके जो इकोनॉमी पे असर पड़ा है
पीएम के स्टेटमेंट से कि हम लक्षद्वीप को प्रमोट करें एक्सेट्रा, तो उनको लगेगा कि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है और चीन इसमें बिल्कुल कूदने को तैयार है। वो अपने 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 सिटीजन को बोलेगा आप जाइए और मालदीव में अपना स्पेंड करिए। तो साथ ही में जैसे सोनी साहब ने कहा, हमारी जो ट्रेड डिपेंडेंसी है जी चीन पे, उसको हमको बिल्कुल हटाना पड़ेगा और हमारे जो जनरल आम आदमी है और जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ मुनाफा की तरफ ना देखें और अपने देश का भी थोड़ा हित देखें और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करें और जो हमारी जो कॉस्टिंग है उसको कम्पिटिटिव बनाएं। ये हमको बिल्कुल बहुत एम्फसाइज करना पड़ेगा और इसकी तरफ हम कर रहे हैं काम, हमारी सरकार कर रही है, लेकिन इसे और थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि हमारा जो ट्रेड डिपेंडेंसी इस वक्त है बहुत ज्यादा, उसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। उसके बिना कोई और बिल्कुल, और इसी बात को लगातार जे.एस. सोढी जी भी लगातार इसी बात को कह भी रहे हैं। जे.एस. सोढी जी, अंतिम सवाल सर चलते चलते मेरा आपसे, सर मोइजू बार बार अपने जल क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर, क्या ये वहां से गुजरने वाले ट्रेड रूट पर प्रभाव कायम करने की पहल है जिसे चीन प्रोत्साहित कर रहा है? बिल्कुल ऋषु जी, जो भी मोइजू कह रहे हो उनके पीछे, उनके वाक्य के पीछे चीन के पैसे की ताकत है। चीन के जेब इतने गहरे हैं कि वो पैसे की चमक से वो कुछ भी करा सकता है और करवा भी रहा है। अब मालदीव ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि वो जो शिपिंग रूट और सिक्योरिटी लाइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसीलिए मोइजू इस चीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। चीन से पैसे ले रहे हैं, उनको अपना भी कुछ निजी फायदा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि चीन ये जो जिस भी देश में पैसे लगाता है उनके नेताओं को कुछ ना कुछ निजी फायदा कराता है। तो ये सारी चीजें हम देखें तो मोइजू का फायदा हो रहा है। मोइजू को लग रहा है कि मेरे देश का ही फायदा हो रहा है, लेकिन मोइजू एक चीज भूल रहे हैं कि दुनिया में या जिंदगी में अगर कोई मुसीबत के वक्त पहले आता है तो वो उसके पड़ोसी होते हैं। कल भगवान ना करे मालदीव पे कोई मुसीबत आए, भारत की इतनी अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, हम सब भी पहले अपने सेना भेजेंगे, नौ सेना भेजेंगे उनकी मदद के लिए, जैसे हमने पहले भी भेजी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालदीव के सारे लोगों को बोलना चाहूंगा जो आपका चैनल देखते हैं कि उन्हें याद होना चाहिए 1988 में जब कुछ लोगों ने मालदीव में सत्ता लेने की कोशिश की, तब एक फोन कॉल में के बाद भारत की 50 इंडिपेंडेंट सही सर आप कह रहे हैं। और एक लाइन कही भी जाती है ना हमारे देश में कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अभी भी अगर वो अपनी गलती मान ले तो, क्योंकि भारत का दिल तो वाकई एकदम दरिया है, इतना बड़ा है, तो भारत माफ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।